हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के आगे के वीडियोस। अब तक अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो चलो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अब आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो स्ट्रक्चर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या बताया गया है कि आपके पास जो इतना बड़ा डीएनए होता है, देखो मैं यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करूं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स का डीएनए बहुत बड़ा होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है, इसके जो अलग अलग पार्ट में जहां पर हमको ट्रांसक्रिप्शन करना है, समझो मुझे ये वाला पार्ट का कॉपी करना है, मतलब मुझे ये स्ट्रैंड का कॉपी बनाना है और फिर मुझे इसी डीएनए में इस स्ट्रैंड का भी कॉपी बनाना है, फिर मुझे इसी डीएनए में इस स्ट्रैंड का भी कॉपी बनाना है। तो ये जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एक ही डीएनए में मल्टीपल पार्ट्स में मुझे इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है, तो इन पार्ट्स को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इन पार्ट्स को हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। और एक डीएनए में जब ऐसे बहुत सारे सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे डीएनए को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए। क्या बोलते हैं? ऐसे डीएनए को हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए। लेकिन अगर समझो कोई प्रोकैरियोटिक डीएनए है तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक ही सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ऐसे डीएनए को हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए। सिस्ट्रॉन मतलब जिस पार्ट का आपको कॉपी बनाना है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाला रीजन, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब क्या होता है? ये पार्ट, ये पूरा पार्ट, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। देखो इस पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसका कॉपी आपको बनाना होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। देखो इधर पे पहले हम पढ़ते हैं। Each transcribed segment of DNA is called transcription unit। मतलब इतना लंबा जो डीएनए आपके पास प्रेजेंट है, ये जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए आपके पास प्रेजेंट है, इस डीएनए में से आपको जिस जिस पार्ट का कॉपी बनाना है उस पार्ट को आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रमोटर रीजन, मतलब ये फर्स्ट रीजन, स्ट्रक्चरल जीन, मतलब ये मिडल वाला पार्ट। देखो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जो मिडल पार्ट होता है डीएनए का, जिसका कॉपी हमको बनाना है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और थर्ड पार्ट जो है उसको बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। क्या बोलते हैं उसको हम? टर्मिनेटर रीजन, जहां पर आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि देखो मुझे अगर सिर्फ इस डीएनए में से, समझो इतना बड़ा आपके पास डीएनए है, मुझे इस डीएनए में से सिर्फ इतने पार्ट का कॉपी अगर बनाना है तो मैं आगे क्यों मेहनत करूं, मेरी एंजाइम्स क्यों वेस्ट करूं? तो मुझे इसके बाद आगे का कॉपी नहीं चाहिए, तो मैं डीएनए प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर दूंगी। तो जहां पर मुझे एमआरएनए को स्टॉप करना है वहां पर एक स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस, और उस रीजन को बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। और जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, मतलब जहां से मुझे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, रेप्लिकेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट करना है, उस स्टार्टिंग रीजन को हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन, ठीक है। तो चलो थ्योरी देख लेते हैं। क्या बताया गया हमको इधर पे कि आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 अलग अलग रीजन्स कौन से प्रेजेंट हैं? प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, मतलब ये मिडल वाला रीजन, और तीसरा रीजन है आपका टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। ऑल राइट। 2 strands of DNA in the structural gene show following features। देखो ये जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए की, देखो आपका ये डीएनए कुछ इस तरीके से होगा, एक्चुअल डीएनए कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो डबल स्ट्रैंड हुआ ना, ये फर्स्ट स्ट्रैंड और ये सेकेंड स्ट्रैंड। तो इन 2 स्ट्रैंड्स का क्या क्या इंफॉर्मेशन इधर पे बताया गया है? द प्रमोटर रीजन इज लोकेटेड टूवर्ड्स 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। देखो सबसे पहला पॉइंट हमको क्या बोला गया है कि प्रमोटर रीजन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? 5' एंड पे। कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको प्रमोटर रीजन? 5' एंड पे। यानी कि ये रीजन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करता है। ये रीजन किसको अट्रैक्ट करता है? एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर आकर चिपक जाएगी? प्रमोटर रीजन के पास। यानी कि जो जहां पर प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है उस पार्ट का डीएनए स्ट्रैंड मुझे कॉपी करना है। जहां पर प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है
मुझे वही स्ट्रैंड कॉपी करनी है, तो जो स्ट्रैंड कॉपी करने होती है हम वो स्ट्रैंड यूज़ नहीं करते हैं, हम उसका अपोजिट वाला स्ट्रैंड यूज़ करते हैं, यानी कि हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखकर हमको जो mRNA मिलेगा, ये mRNA किसके जैसा रहेगा, आपके कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा रहेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अगर ये स्ट्रैंड आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, मतलब जहाँ पर RNA पॉलीमरेज जुड़ता है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, जिस स्ट्रैंड में RNA पॉलीमरेज आके जुड़ेगा वो आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड के पास ही RNA पॉलीमरेज आता है। तो जिस स्ट्रैंड के पास कोडिंग स्ट्रैंड जुड़े RNA पॉलीमरेज आएगा, उस स्ट्रैंड को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, और उसका जो अपोजिट स्ट्रैंड है उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो RNA पॉलीमरेज कहाँ पर आकर जुड़ा, 5' एंड पे, तो ये स्ट्रैंड हो गई कोडिंग स्ट्रैंड, और इसकी अपोजिट स्ट्रैंड का पोलैरिटी होगा 3', तो अपोजिट स्ट्रैंड हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो हमको यहाँ पर वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। क्या बताया गया है हमको इधर पे, द प्रमोटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन दैट इज अपस्ट्रीम, मतलब 5' वाले रीजन को हम अपस्ट्रीम बोलते हैं और 3' वाले रीजन को हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, डाउनस्ट्रीम, मतलब नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन। ऊपर नीचे याद मत रखो, ऐसा याद रखो 5' एंड है मतलब प्रमोटर रीजन है, और 3' एंड है मतलब टर्मिनेटर रीजन है। ओके, तो आपका प्रमोटर रीजन 5' एंड के पास जॉइंट है। It is a DNA sequence that provides binding site for enzyme RNA polymerase। अरे मेरा हाथ ऐसे क्यों जा रहा है? हाँ देखो इधर पे क्या बोला गया है कि आपका जहाँ पर 5' एंड होता है, उस 5' एंड के पास हमको क्या देखने को मिलता है कि इसी 5' एंड के पास हमारा एंजाइम RNA पॉलीमरेज आकर अट्रैक्ट होता है। RNA पॉलीमरेज बाइंड्स टू स्पेसिफिक प्रमोटर। क्या बोला गया है हमको इधर पे कि आपका जो RNA पॉलीमरेज होता है ये स्पेसिफिक प्रमोटर रीजन के पास ही जाएगा, ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। हमारा जो बेचारा मासूम सा RNA पॉलीमरेज है, ये RNA पॉलीमरेज हमेशा किसके पास जाकर बाइंड करेगा, प्रमोटर रीजन के पास ही बाइंड करेगा। In prokaryotes, the enzyme recognizes the promoter region by its sigma factor subunit। जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि आपका जो RNA पॉलीमरेज होता है इसके अंदर एक सिग्मा फैक्टर होता है। तो प्रोकैरियोट सेल के पास स्पेशल प्रमोटर रीजन नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट्स के जो DNA होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के DNA RNA पॉलीमरेज को कैसे पहचानते हैं, सिग्मा फैक्टर की मदद से पहचानते हैं। ठीक है, इसीलिए सिग्मा फैक्टर इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोट सेल में सिग्मा फैक्टर प्रोसेस को रोकने का काम करेगा, और प्रोकैरियोट सेल में सिग्मा फैक्टर प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब देखो हमको नेक्स्ट फंक्शन क्या बताया गया है अपना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। यहाँ पर ई नहीं आएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। स्ट्रक्चरल जीन्स दैट इज 2 strands ऑफ DNA हैव अपोजिट पोलैरिटी। देखो इधर पे क्या देखा जा रहा है, आपका ये जो स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट है, मतलब ये जो डबल स्ट्रैंडेड वाला पार्ट है, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट है ना आपके पास, इसमें से आपको इस पार्ट का इंफॉर्मेशन कॉपी करना है। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड 5' टू 3' के डायरेक्शन में है और एक स्ट्रैंड 3' टू 5' के डायरेक्शन में, करेक्ट है? ओके, सो इन दोनों का अपोजिट पोलैरिटी है। क्या इन दोनों का अपोजिट, यहाँ पर अगर 5' है तो यहाँ पर आपका 3' रहेगा। सो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, इतना बड़ा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखो mRNA बनाने के लिए RNA पॉलीमरेज लगता है, और DNA रेप्लिकेशन में DNA का कॉपी बनाने के लिए DNA पॉलीमरेज लगता है। तो mRNA बनाने के लिए RNA पॉलीमरेज लगेगा, लेकिन ये RNA पॉलीमरेज किसको ब्रेक कर रहा है, हमारे पास ऐसा डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट है। इस डबल स्ट्रैंडेड DNA को ब्रेक करके हम इसको ओपन करते हैं, बराबर है ना? इस डबल स्ट्रैंडेड DNA को ब्रेक करके क्या करते हैं, हम ऐसे ओपन करते हैं और फिर यहाँ पर अपना mRNA बनाते हैं। तो हम DNA को ब्रेक कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं DNA डिपेंडेंट। DNA को ब्रेक कर रहे हैं इसीलिए इसको बोलते हैं DNA डिपेंडेंट, और DNA को ब्रेक करके हम क्या बना रहे हैं, अपना mRNA बना रहे हैं। DNA को ब्रेक करके हम अपना क्या बना रहे हैं, mRNA बना रहे हैं। तो DNA को ब्रेक करके RNA बनाना है, इसीलिए एंजाइम का नाम क्या है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। DNA को ब्रेक करके RNA बनाना है, इसीलिए एंजाइम का नाम है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ओके, सो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5' टू 3' डायरेक्शन। देखो सिंपल सी बात है, RNA पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन के पास ही आएगा। RNA पॉलीमरेज किसके पास आएगा, प्रमोटर रीजन के पास ही आके अट्रैक्ट होगा।
तो अगर आरएनए पॉलीमरेज 5' एंड के पास आ रहा है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, 5' to 3' के डायरेक्शन में जाएगा, और इसके वजह से जो दूसरी स्ट्रैंड है वो दूसरी स्ट्रैंड आपकी बन जाएगी टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो द डीएनए स्ट्रैंड हैविंग 3' to 5' पोलैरिटी, देखो ये वाली जो स्ट्रैंड है 3' to 5' वाली स्ट्रैंड, ये बन जाती है आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैंने आपको पहले ही बोला जहां पर प्रमोटर रीजन अटैच्ड है, जहां पर आपका एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज आके चिपकेगा, वो स्ट्रैंड आपकी बनेगी कोडिंग स्ट्रैंड, और उसके ऊपर वाली स्ट्रैंड आपकी बन जाएगी टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैविंग 5' to 3' पोलैरिटी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब हमको क्या बोला गया है, 1 सेकेंड, हाँ देखो ये जो दूसरी स्ट्रैंड है ये आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर अगर इधर ए है, इधर जी, सी, टी, ए, जी, अगर ऐसे सीक्वेंसेस टेम्पलेट स्ट्रैंड में प्रेजेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपको कोडिंग स्ट्रैंड में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ ए है तो यहाँ टी, यहाँ जी है तो सी, जी, ए, टी, सी। मतलब ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में क्या हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। समझ में आ रही है आपको बात? ओके, तो ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड हुआ, ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड हुआ। ओके, सो द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैविंग 5' to 3' पोलैरिटी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री यानी प्यूरिन के साथ पिरिमिडीन बाइंड होगा। द सीक्वेंसेज ऑफ बेसेस इन दिस स्ट्रैंड इज सेम एज इन आरएनए, यानी कि हम जो mRNA बनाएंगे उस mRNA में और ये कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस दोनों सेम रहेंगे। देखो बात तो वही है, आपको कोडिंग स्ट्रैंड का कॉपी बनाना है, आपको क्या करना है, आपको कोडिंग स्ट्रैंड का कॉपी बनाना है, इसीलिए तो आपने ये डीएनए अलग किया। देखो ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है। यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे ए, टी, जी, सी, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में इसका अपोजिट सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, इधर पे टी, इधर पे ए, इधर पे सी और इधर पे जी। और इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखकर हम अपना आरएनए बनाएंगे। तो इसको देखकर जब आप अपना आरएनए बनाओगे तो टी के साथ क्या आएगा, ए के साथ क्या आएगा, यू, सी के साथ क्या आएगा, जी, और जी के साथ क्या आएगा, सी। क्योंकि mRNA में ये देखो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है mRNA का, और mRNA में टी नहीं आता है, मतलब आरएनए के स्ट्रक्चर में टी की जगह पर यू लेते हैं। ठीक है, तो अब मैच करो, ये mRNA का सीक्वेंस मैच करो और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस मैच करो। देखो इधर ए था तो इधर पे भी ए है, इधर टी था तो इधर यू है, इधर पे जी था तो इधर पे भी जी है, और इधर पे सी था तो इधर पे भी सी है। यानी कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए का स्ट्रैंड दोनों का सीक्वेंस मैच करता है। किसका, कोडिंग स्ट्रैंड का और mRNA का स्ट्रैंड दोनों का सीक्वेंस मैच करता है, इसीलिए कोडिंग स्ट्रैंड को हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का दूसरा नाम क्या है, सेंस स्ट्रैंड। और टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम बोलेंगे नॉनसेंस स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड। मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड का इधर पे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं होगा तो mRNA नहीं बनेगा, लेकिन mRNA बनाने के लिए पहले कोडिंग स्ट्रैंड होना चाहिए, क्योंकि किसके जैसा डीएनए बनाना है, किसके जैसा आरएनए बनाना है वो तो पता होना चाहिए। मैंने ताले वाले को बोल दिया भैया मुझे चाबी बना के दो, अरे ताला कैसा है, गोल ताला है, स्क्वायर शेप का ताला है, कैसा ताला है वो तो बताना पड़ता है ना ताले वाले को, तो उसके हिसाब से वो चाबी बनाएगा। ठीक उसी तरीके से जब आपके पास कोडिंग स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा तो कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस देखकर आप टेम्पलेट स्ट्रैंड लोगे और टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ आप mRNA बनाओगे। तो ये mRNA का सीक्वेंस किसके साथ मैच करेगा, कोडिंग स्ट्रैंड के साथ मैच करेगा। ओके, लेकिन mRNA में थाइमीन की जगह पर क्या होता है हमेशा, 1 सेकेंड, mRNA में थाइमीन की जगह पर हमेशा क्या होता है, थाइमीन इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल। ओके, अब आगे देखो क्या बताया गया है, इट इज द एक्चुअल कोडिंग स्ट्रैंड। आपका जो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, इट इज द एक्चुअल कोडिंग स्ट्रैंड। द इंफॉर्मेशन ऑन दिस स्ट्रैंड इज कॉपीड ऑन mRNA। हम कोडिंग स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन कॉपी करते हैं mRNA बनाने के लिए, और इसीलिए कोडिंग स्ट्रैंड का दूसरा नाम है सेंस स्ट्रैंड। अगर आपको एग्जाम में MCQ में पूछा गया कि कोडिंग स्ट्रैंड का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या लिखोगे, कोडिंग स्ट्रैंड का दूसरा नाम क्या है, सेंस स्ट्रैंड, यानी जिसको हम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, टर्मिनेटर रीजन। पहले हमने प्रमोटर रीजन देखा। प्रमोटर रीजन का काम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज अट्रैक्ट करना। प्रमोटर रीजन का काम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज अट्रैक्ट करना। ये आरएनए पॉलीमरेज आकर
हमारे दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है और फिर कोडिंग स्ट्रैंड का कॉपी बनाया जाता है। एक बार कोडिंग स्ट्रैंड का कॉपी बन गया तो मुझे ये बड़ा mRNA नहीं चाहिए, मुझे इतना सा ही mRNA चाहिए। तो जब मुझे इतना mRNA मिल जाता है तो अब मुझे इस प्रोसेस को स्टॉप करना है। तो प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है टर्मिनेटर रीजन की, और ये टर्मिनेटर रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। यानी प्रमोटर रीजन प्रेजेंट था 5' एंड पर और टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट है 3' एंड पर। कौन सी स्ट्रैंड के? कोडिंग स्ट्रैंड के। ओके, दैट इज इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। इट डिफाइंस द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो अगर टर्मिनेटर रीजन नजदीक आ गया है मतलब आपका mRNA का प्रोसेस स्टॉप होने वाला है। तो आई होप आपको जितना पार्ट हमने डिस्कस किया अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखो, फटाफट देख लेते हैं क्या बताया गया है। आफ्टर बाइंडिंग टू प्रमोटर रीजन, RNA polymerase moves along the DNA and causes local unwinding of DNA duplex into 2 chains in the region of the gene। मतलब क्या? ये देखो, ये डायग्राम ध्यान से देखो। आपका जब RNA पॉलीमरेज, जब आपका RNA पॉलीमरेज DNA के साथ जुड़ जाता है, देखो इमेजिन करो ऐसे आपके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ओके और यहाँ पर आपका RNA पॉलीमरेज ऐसे कैंची जैसे आ गया है। अब ये RNA पॉलीमरेज क्या करेगा? इस पार्ट को सेपरेट कर देगा। तो हमको ये स्ट्रैंड कैसे देखने को मिलेगा? ऐसा कुछ हमको ये स्ट्रैंड देखने को मिलेगा, ऐसा 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 ऐसा। तो ये देखो, ये जो आपका मेन स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट था अब ये ओपन हो गया। देखो इधर पे ये सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये पार्ट आपका जो 2 क्लोज्ड स्ट्रैंड था, ये क्लोज स्ट्रैंड अब ओपन हो गया। ठीक है, ओके। तो RNA पॉलीमरेज क्या करता है? डबल स्ट्रैंडेड DNA को ओपन कर देता है और उसको ऐसे रेप्लिकेशन फोक जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। सो वो सिर्फ लोकल अनवाइंडिंग करता है। लोकल अनवाइंडिंग मतलब थोड़े टाइम के लिए दोनों स्ट्रैंड के बॉन्ड्स को ब्रेक करके ओपन कर देता है। ओके, एक्सपोज्ड ATCG बेसिस प्रोजेक्ट इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब क्या होगा? पहले इनके बीच के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस थे वो एकदम बंद थे, वो एक दूसरे के साथ एकदम कड़क बॉन्ड बना के रह रहे थे, लेकिन अब वो बॉन्ड खुल गए। अब वो बॉन्ड क्या हो गए? खुल गए। तो यहाँ पर ATGC ऐसे हवा में लटकेंगे और यहाँ पर ATGC हवा में लटकेंगे। तो देखो इधर देखो, यहाँ के ATCGA ऐसा ये बॉन्ड अब हवा में लटक रहा है, ये बेसिस हवा में लटक रहे हैं और इधर पर ये बेसिस हवा में लटक रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है। ये स्ट्रैंड कौन सा है? मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड का मुझे कॉपी बनाना है। तो मैं mRNA मॉलिक्यूल कौन से स्ट्रैंड को देखकर बनाऊंगी? mRNA मॉलिक्यूल में बनाऊंगी। 1 मिनट, मार्कर का कलर, हाँ। तो मैं mRNA मॉलिक्यूल कौन से स्ट्रैंड को देखकर बनाऊंगी? इस स्ट्रैंड को देखकर, टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखकर मैं अपना mRNA मॉलिक्यूल बनाऊंगी जो मुझे कोडिंग स्ट्रैंड जैसा ही दिखेगा। यानी यहाँ पर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म में से, देखो ये सब कुछ कहाँ पर हो रहा है? ये सब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ये आपका सेल है, ये इतना बड़ा आपका सेल है और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर ये सब पंचायत हो रही है। तो जब आपके ये सीक्वेंसेस, जब आपके ये बेसिस ओपन हो जाएंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म में, आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, अब वो नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर आने लगेंगे। तो A के साथ U आ जाएगा, T के साथ A आ जाएगा, C के साथ G आ जाएगा, G के साथ C आ जाएगा और A के साथ U आ जाएगा। तो अब आपको ये जो नया mRNA का स्ट्रैंड देखने को मिला, इसको ऐसे साइड में निकाल लो। ये mRNA का स्ट्रैंड अंदर से बाहर आ जाता है। इधर देखो, ये देखो यहाँ पर ये डायग्राम, इधर देखो, ये जो आपका mRNA का स्ट्रैंड इतनी मेहनत से बना है, ये mRNA का स्ट्रैंड बाहर आ गया। किधर आ गया? बाहर आ गया और आपका DNA वापस फोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो mRNA का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर जो सीक्वेंसेस हैं U, A, G, C, U, इसको मैच करो। देखो इधर T की जगह U प्रेजेंट है, A की जगह पर A प्रेजेंट है, G की जगह पर G प्रेजेंट है, C की जगह पर C है और वापस T की जगह पर U है। मतलब कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA का स्ट्रैंड एग्जैक्ट सेम है। ओके, क्योंकि दोनों का टेम्पलेट सेम था। कोडिंग स्ट्रैंड भी इसी टेम्पलेट से बना है और mRNA भी इसी टेम्पलेट से बना है, इसीलिए दोनों के सीक्वेंसेस सेम होते हैं। ओके, चलो ये स्लाइड क्लीन कर देते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो आगे हमको क्या बताया गया है कि जब आपका RNA पॉलीमरेज आपके DNA स्ट्रैंड्स को खोल देता है तो आपके AGCT के बेसिस जो है, न्यूक्लियोटाइड के बेसिस, वो ओपन हो जाते हैं। और जैसे ये ओपन हो जाते हैं तो आपको भी पता है, जब आप 2 अलग अलग मैग्नेट को एक साथ लाओगे तो मतलब उनको जब आप दूर लेके जाओगे तो वो एक दूसरे से चिपकने के लिए तड़पेंगे। तो वैसे ही जब आप इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करते हो तो आजू बाजू में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है वो फटाफट 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 आकर इधर पे एक नया स्ट्रैंड बना देते हैं और ये स्ट्रैंड आपका mRNA बन जाता है। ओके,
सो ओनली वन स्ट्रैंड फंक्शंस एज टेम्पलेट। ये जो ऊपर का स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करता है। किसका काम करता है? ये ऊपर का स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करता है। ओके, इसको देखकर आपका mRNA बन रहा है। सो ओनली वन स्ट्रैंड फंक्शंस एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, एंड द अदर स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है, ये नीचे वाला जो स्ट्रैंड है ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का दूसरा नाम है सेंस स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम है एंटीसेंस स्ट्रैंड। ओके, द राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जॉइन टू बेसेस ऑफ डीएनए टेम्पलेट चेन। As transcription proceeds, the hybrid DNA-RNA molecule dissociates and makes mRNA molecule free। मतलब क्या बोला गया है? देखो, ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये देखो कौन सा, ये जो हाइब्रिड इधर लिखा है ना, ये स्ट्रक्चर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। देखो इधर पे 3 स्ट्रैंड्स बन रहे हैं। ऐसा आपका डीएनए मॉलिक्यूल था, ओके, ऐसा आपका डीएनए मॉलिक्यूल था। यहाँ पर आपका ऑलरेडी ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, लेकिन इनके बीच में आपका एक नया आरएनए का स्ट्रैंड बन गया। यहाँ पर आपका क्या बना? एक नया mRNA का स्ट्रैंड बना। तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड मॉलिक्यूल। मतलब इधर डीएनए भी प्रेजेंट है और एक आरएनए स्ट्रैंड भी बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए आरएनए स्ट्रैंड। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये आरएनए बाहर आ जाता है। ओके, ऑल राइट। अब आगे देखो, आगे क्या बताया गया है। When RNA polymerase reaches the terminator signal on the DNA, it leaves DNA and fully formed mRNA, that is primary transcript, is released। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या होता है? आपका ये टेम्पररी mRNA। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या होता है? टेम्पररी mRNA। तो जैसे ही ये पॉलीमरेज, देखो इधर मार्कर का कलर एक सेकेंड चेंज कर लूँ मैं, हाँ, जैसे ही आपका ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन तक पहुंचता है, वैसे ही इस आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर बाहर आ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज खाली हो जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज अकेले कुछ काम नहीं कर सकता, उसको सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंचेगा, सिग्मा फैक्टर बाहर आ जाएगा। सिग्मा फैक्टर बाहर आ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज भी बाहर चला जाएगा और ये जो डीएनए ओपन था ये वापस से डबल हेलिक्स बना लेगा और आपको आपका टेम्पररी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट अलग से सेपरेट होकर मिल जाएगा। और ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पर हुआ? ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पर हुआ ये पूरा प्रोसेस? न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जो mRNA बना है ये इन न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल जाता है। ऐसे न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन न्यूक्लियर पोर से ये mRNA बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। देखो ये आपका सेल है, यह क्या है? आपका सेल है, और ये था आपका न्यूक्लियस और ये सेल का साइटोप्लाज्म। तो आपका जो mRNA है वो न्यूक्लियस से निकल के कहाँ पर आ गया? साइटोप्लाज्म में आ गया। और आप जानते हैं कि आपके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है। तो जब ये आरएनए मॉलिक्यूल बाहर आता है तो ये फटाक से किसके पास चला जाता है? राइबोसोम्स मॉलिक्यूल के पास जाके चिपक जाता है। किसके पास जाके चिपक जाता है? राइबोसोम्स मॉलिक्यूल के पास। तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया है। तो चलो देखो आगे पढ़ते हैं। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। तो जब आपका आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर सिग्नल के पास पहुंचेगा तो वो डीएनए को छोड़ देगा, ओके, और आपको आपका mRNA रेडी मिल जाएगा। लेकिन 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 एक चीज़ याद रखो, ये जो mRNA रीजन होता है ना, ये mRNA रीजन प्योर नहीं होता है, ये mRNA रीजन इम्प्योर होता है। ये जो आपको mRNA का स्ट्रैंड मिला है ना, ये मिक्स्ड स्ट्रैंड है। क्या बोलोगे आप इसको? इसको आप मिक्स्ड स्ट्रैंड बोल सकते हो या आप इसको हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको? हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, यानी कि HNRNA आप इसको बोल सकते हो। मतलब ये जो आरएनए आपको मिला है इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बहुत सारी इम्प्योरिटीज़। और इन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। क्या बोलते हैं हम इन इम्प्योरिटीज़ को? इंट्रॉन्स। तो आगे जाके इतना आसान नहीं है प्रोटीन बनाना। आपने मेहनत करके आरएनए बना लिया, mRNA बना लिया, लेकिन अब उस mRNA को भी पहले प्योर करना पड़ेगा। मतलब आपका ये जो mRNA मॉलिक्यूल बनेगा, ये देखो ध्यान से देखो, आप इतनी मेहनत से जो ये mRNA मॉलिक्यूल बनाओगे, देखो मैं ये डार्क कलर का बना रही हूँ, इतनी मेहनत से आपने जो mRNA मॉलिक्यूल बनाया, इसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उन इम्प्योरिटीज़ को आपको
रिमूव करना पड़ेगा। ये जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, इन इम्प्योरिटीज़ को आपको कट करके रिमूव करके निकालना पड़ेगा। तो वो एक अलग प्रोसेस होता है। इसको हम कट करते हैं और इसको साइड में निकाल लेते हैं, तो तब जाके हमको मिलता है हमारा प्योर आरएनए। क्या मिलता है? तब जाके हमको हमारा प्योर आरएनए। ठीक है, 1 सेकेंड। जब आप अपना सारा इम्प्योरिटीज़ निकाल लेते हो तो आपको ऐसा कुछ प्योर आरएनए देखने को मिलता है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। इन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इन इम्प्योरिटीज़ को हम इंट्रॉन्स। तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, DNA आर फुल्ली फॉर्म्ड mRNA, सॉरी हाँ ये नेक्स्ट पैराग्राफ, as the mRNA grows the transcribed region of DNA molecule becomes spirally coiled and attains और रीगेन्स डबल हेलिकल फॉर्म। मतलब जब mRNA मॉलिक्यूल DNA से बाहर आ जाता है तो आपका ये जो DNA है ये वापस डबल हेलिकल फॉर्म में चला जाता है। वापस क्या हो जाता है, ये जो DNA खुल गया था ये वापस ट्विस्टेड हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके अभी इधर पे देखो क्या बताया गया है, 1 सेकेंड। हाँ, तो इधर पे हमको क्या बताया गया है, आपका जो बैक्टीरिया होता है, इन बैक्टीरिया, इंक कलर चेंज नहीं हुआ क्या? 1 मिनट, अरे इंक का कलर, हाँ हाँ, तो इधर पे हमको क्या बताया गया है कि इन बैक्टीरिया mRNA does not require any processing because it has no introns। मतलब अगर हम प्रोकैरियोटिक DNA की बात करें तो प्रोकैरियोटिक DNA में इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब प्रोकैरियोट्स में जो mRNA बनता है, देखो ये प्रोकैरियोटिक DNA है, इस प्रोकैरियोटिक DNA से जो mRNA बनेगा इनमें इंट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होंगे, ये प्योर RNA है। तो इसमें कोई प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इन बैक्टीरिया नो प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट हैज़ नो इंट्रॉन्स। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं, देखो प्रोकैरियोट्स पोजेस ओनली 1 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है बाबा, उनका mRNA भी प्योर होता है और उनके पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी एक ही टाइप का होता है। लेकिन यूकैरियोट्स जो होते हैं, यूकैरियोट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोट्स कैसे ऑर्गेनिज्म है? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है। इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोला गया है हमको इधर पे, सॉरी, यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। इसका टेबल बनाओ आप। आरएनए पॉलीमरेज 1 का क्या काम होता है? आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम होता है rRNA बनाना। आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या होता है? rRNA बनाना। आरएनए पॉलीमरेज 2 का काम क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज 2 का काम होगा mRNA बनाना। ट्रांसक्राइब करना मतलब बनाना। सो आरएनए पॉलीमरेज 2 का काम होता है mRNA बनाना, या जिसको आप हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए भी बोल सकते हो। मैंने अभी बताया ना, हेट्रोजीनस मतलब क्या होता है? इम्प्योर mRNA। उसको प्योर करने के बाद हम उसको mRNA बोलते हैं। जब तक mRNA प्योर नहीं हो जाता, जब तक उसके अंदर इंट्रॉन लगे हुए होंगे, उन इंट्रॉन्स को निकालने के बाद ही आप उसको mRNA बोल सकते हो, नहीं तो तब तक वो hnRNA ही रहेगा। याद रखो, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि RNA कैसे प्यूरिफाई होता है, hnRNA को कैसे प्योर करके mRNA बनाया जाता है, सब देखेंगे। ठीक है, सो आपका mRNA इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे hnRNA। और hnRNA कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 2। ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन आपको याद होना चाहिए, एंट्रेंस में आता है। एंड RNA पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA। तो जो 3 अलग अलग टाइप के नॉन जेनेटिक आरएनए हैं, ओके, rRNA, mRNA और tRNA, इन तीनों आरएनए को बनाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो एंजाइम्स कौन सी हैं? देखो, rRNA को बनाने के लिए पॉलीमरेज 1, mRNA को बनाने के लिए पॉलीमरेज 2 और tRNA को बनाने के लिए पॉलीमरेज 3। इतना याद रखो। ठीक है, सो your RNA polymerase 3 is responsible for the transcription of tRNA and small nuclear RNA। इसके बारे में हम पढ़ेंगे snRNA क्या होता है। अब ये फटाक से ऑलवेज रिमेंबर वाला बॉक्स देख लो, क्या बताया है इसमें? टाइप्स ऑफ RNA बताया गया है। यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं आएगा, यहाँ पर यूकैरियोट्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? यूकैरियोट्स। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। सो इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA, क्योंकि अभी हमने इधर पढ़ा ना प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का RNA होता है, तो इधर पे गलत मिस्टेक हुआ है। ओके, सो इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA। mRNA प्रोवाइड्स द एनकोडेड मैसेज। देखो mRNA जो होता है, mRNA के पास क्या होता है? उनको एनकोडेड मैसेज कैरी करते हैं, मतलब mRNA DNA से मैसेज कैरी करते हैं। देन tRNA
brings specific amino acid to the site of translation, that is rRNA, which plays role in providing binding site to mRNA। मतलब देखो बेसिकली क्या होता है, आपको मैं ये बताती हूँ डायग्राम की मदद से। हाँ देखो, ऐसा आपका सेल है, ऐसा आपका सेल है और इस सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर आपका जो डीएनए प्रेजेंट था, इस डीएनए की मदद से आपका एमआरएनए बना। ये एमआरएनए बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, रुको दूसरा कलर ले लूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ये एमआरएनए उन राइबोसोम्स के पास आएगा और राइबोसोम्स के पास आकर क्या करेगा, ये एमआरएनए इस राइबोसोम के पास आएगा और राइबोसोम्स क्या करेंगे, राइबोसोम्स टीआरएनए को मैसेज देंगे। देखो एमआरएनए कहाँ से बना, डीएनए से बना। राइबोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, आरआरएनए होते हैं। राइबोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, आरआरएनए होते हैं। तो ये आरआरएनए टीआरएनए को मैसेज देते हैं कि तुम अमीनो एसिड्स लेकर आओ। तो कौन सा अमीनो एसिड लाना है ये कौन बताता है, आरआरएनए बताता है। कौन बताता है, आरआरएनए बताता है। किसको बताता है, टीआरएनए को बताता है। और फिर टीआरएनए वो सारे अमीनो एसिड्स लाकर एमआरएनए को देता है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मम्मी पापा का झगड़ा हुआ है, पप्पा ने बोला कि मम्मी को जाके ये मैसेज दे दो, तो आपने पप्पा का मैसेज मम्मी को दिया और फिर वापस मम्मी का मैसेज पप्पा के पास लेकर आए। मतलब एमआरएनए ने अपना मैसेज आरआरएनए को दिया, आरआरएनए उस मैसेज को पढ़ा, उसने टीआरएनए को बोला और टीआरएनए ने वो मैसेज वापस आकर एमआरएनए को दिया। ठीक है, ऑल राइट। So there is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all 3 types of RNA in bacteria. Okay, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमको करेक्ट बोला है। अच्छा सॉरी, इधर यूकैरियोट्स नहीं आएगा, इधर बैक्टीरिया ही आएगा। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर करेक्ट है, बैक्टीरिया ही आएगा क्योंकि यहाँ पर पॉलीमरेज के बारे में नहीं बोला है, टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में बोला है। यहाँ पर गलती से मैंने पॉलीमरेज इमेजिन किया। बैक्टीरिया करेक्ट है। देखो बैक्टीरिया हो या यूकैरियोट हो, बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स यानी एनिमल सेल्स, तो दोनों में एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए बनाने के लिए एक ही आरएनए पॉलीमरेज है और यूकैरियोट्स में एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए बनाने के लिए 3 अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स के पास एक ही एंजाइम से 3 मॉलिक्यूल बनता है, यूकैरियोट्स के पास 3 एंजाइम से 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके, so there is a single RNA polymerase that catalyzes transcription of all 3 types of RNA in bacteria. RNA polymerase binds to promoter and initiates transcription। मतलब ये प्रोकैरियोट्स का बोला गया है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में कैसे होता है ये उसके बारे में बताया गया है। अब हम आ गए हमारे स्लाइड के, मतलब हमारे वीडियो के एंडिंग की तरफ। तो यहाँ पर हमको क्या बताया गया, एक ड्यूरो का बॉक्स दिया है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रेट्रोवायरस क्या होते हैं। सो मैनी वायरसेस कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। मैंने आपको पहले ही बोला, देखो आरएनए 2 टाइप का होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरएनए 2 टाइप का होता है, एक जेनेटिक आरएनए, एक नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए वायरसेस में प्रेजेंट होता है। तो जिन वायरसेस में आरएनए प्रेजेंट होता है एज जेनेटिक मटेरियल, उन वायरसेस में आरएनए का ही रेप्लिकेशन होता है। सो मैनी वायरसेस कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल एंड रेप्लिकेट बाय सिंथेसाइजिंग फर्स्ट द डीएनए एंड देन फॉर्म आरएनए। यानी कि जिन बैक्टीरिया में आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या करेंगे, वो जेनेटिक मटेरियल जो है, ये वायरसेस किसी की बॉडी पर अटैक करते हैं। ये वायरस क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी पर अटैक करते हैं और होस्ट के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहले आरएनए में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसी आरएनए को, दूसरी इंक से बताती हूँ, और फिर इसी आरएनए को वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देते हैं। मतलब ये देखो, ये आपका नॉर्मल आरएनए बन रहा था होस्ट का, लेकिन जैसे ही वायरस आया उसने इस होस्ट के डीएनए आरएनए को क्या कर दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दिया, तो अब ये वायरस का डीएनए बन गया। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब वायरस जैसे ही होस्ट की बॉडी में घुसता है, वो होस्ट के आरएनए को डीएनए बना देता है। ओके, खुद का डीएनए बना देता है। ओके, सो सच वायरसेस आर नोन एज रेट्रोवायरसेस। तो जो वायरसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उन वायरसेस को हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। देखो ध्यान से सुनो, वायरसेस की बॉडी में आरएनए है। ये वायरसेस जब किसी होस्ट की बॉडी में जाएंगे तो वो होस्ट के आरएनए को अपना डीएनए बना लेंगे। यानी कि उन्होंने होस्ट के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रिवर्स कर दिया और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया। देखो ये जो नया डीएनए बनता है ना, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये नए डीएनए को हम क्या बोलते हैं,
ये जो नया स्ट्रैंड बनता है इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। मतलब ये दिखने में होस्ट के डीएनए जैसा होता है बट ये एक्चुअल में वायरस का डीएनए रहता है, ठीक है। सिर्फ वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी के सेल्स को बुद्धू बनाता है। वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी के सेल्स को बुद्धू बनाता है। हमारी बॉडी को सेल्स को लगता है कि अरे ये तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब ये अपना ही डीएनए, बट एक्चुअल में वो किसका डीएनए है, वो वायरस का डीएनए है, ठीक है। तो वायरस जब बाहर प्रेजेंट होता है तो उसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, बट जब वो होस्ट की बॉडी में घुसता है तो होस्ट के आरएनए को वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डबल स्ट्रैंडेड बना देता है, जिससे वो डीएनए अब वायरस का डीएनए बन जाता है। ओके, तो अब वो वायरस की प्रोटीन बनाने लगता है हमारी बॉडी में, और वायरस की प्रोटीन हमारे लिए हानिकारक है। सो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं रेट्रोवायरसेस, जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, दैट इज HIV वायरस, जिसके वजह से एड्स होता है। एड्स मतलब क्या होता है और HIV मतलब क्या होता है, ये हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट कर दिया है। इन सम केसेस लाइक ई कोलाई, a chain terminating protein, the Rho factor stops the synthesis of mRNA। मतलब क्या बोला गया है कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, उन ई कोलाई बैक्टीरिया में एक स्पेशल फैक्टर प्रेजेंट होता है, रो फैक्टर। मतलब समझो ये आपके ई कोलाई का डीएनए और इसमें से mRNA बन रहा था, लेकिन ये mRNA बनते बनते ये प्रोसेस बीच में स्टॉप हो जाता है। किसकी वजह से, रो फैक्टर की वजह से। और ये प्रोसेस फिर अच्छा नहीं होता है। अगर ई कोलाई के प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो फिर ई कोलाई का क्या काम है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। देखो हमने क्या देखा, ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी 3 स्टेजेस इन्वॉल्व है। कौन से 3 स्टेजेस इन्वॉल्व है ट्रांसक्रिप्शन के लिए? पहला स्टेज हमने देखा इनिशिएशन, दूसरा स्टेज हमने देखा इलोंगेशन, और तीसरा स्टेज हमने देखा टर्मिनेशन। तो ठीक उसी तरीके से ट्रांसलेशन के लिए भी 3 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, इनिशिएशन, टर्मिनेशन एंड इलोंगेशन। मतलब इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। पहले प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर वो प्रोसेस लंबा होगा, और फिर फाइनली वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो ये 3 फेजेस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों में कॉमन है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। हमने इसको 2 पार्ट्स में बनाया था। मैंने पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन अलग से बताया और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अलग से बताया। दोनों वीडियो को साथ में देखो, 1.5 की स्पीड में भगा भगा कर देखो, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। मैंने पूरी कोशिश की आपको वीडियो अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। तो आई होप आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। हमारा लाइव सेशन एंजॉय करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। हम आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स लाने वाले हैं 8 फरवरी से। तो कब होगा वो लेक्चर, कैसे होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पर दी जाएगी। अब तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें सर्च करो ज्ञान लैब और उस ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। तो आपको सारे फायदे उठाने मिलेंगे। 7 फरवरी को हम मैसेज भेजेंगे कि 8 फरवरी में कब से लेक्चर स्टार्ट होने वाले। उसके पहले कोई हमको पर्सनल मैसेज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि पर्सनल मैसेज करोगे तो भी रिप्लाई नहीं आएगा। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू रिप्लाई एवरीबडी इंडिविजुअली, इसीलिए हमने ग्रुप बनाया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एक साथ ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, पर आगे भी सपोर्ट करते रहिए। अपने जूनियर्स को ये वीडियो मतलब इस चैनल के बारे में बताइए। हम 11th स्टैंडर्ड का भी सिलेबस जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ साथ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो। बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ, पढ़ते रहो, हेल्दी रहो और हमें सपोर्ट करते रहो। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।